गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं तृप्ति दुबे UIS एकेडमी कोरबा से हिंदी के एक नई क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज के इस वीडियो में अपने को कारक देखना है। देखो ये जो कारक वाला चैप्टर है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में फिर चाहे आप CGPSC दे रहे हो, MPPSC दे रहे हो, SSC दे रहे हैं, व्यापम, रेलवे, कुछ भी है ना, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं ना, कारक सिर्फ सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत टफ वाला चैप्टर है, हमको नहीं समझ आ सकता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज के इस वीडियो में आपको ट्रिक के माध्यम से हर एक कारक का डिटेल करके समझाऊंगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कारक से रिलेटेड तो कोई भी डाउट अगले एग्जाम्स में कहीं भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों से बोलूँगी कि कोई भी बच्चे वीडियो को स्किप करके नहीं देखेगा, नहीं तो आपको कारक समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, भले आप स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, लेकिन पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ आएगा, और इसके बाद कारक से तो कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करें हमारा आज का क्लास। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको मैं ये बता दूँ कि कारक कहते किसको हैं। तो क्रिया को जो करता है ना, क्रिया को जो भी व्यक्ति करता है, कोई भी क्रिया हो सकती है, तो क्रिया को करने वाले कर्ता को ही कारक कहा जाता है। ठीक है, अब समझना कारक कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले तो कारक 8 प्रकार का होता है। कौन कौन सा कारक होता है? तो देखिए, कर्ता, कर्म, करण, श्रम प्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। बचपन में भी पढ़ चुके हैं अपन इसको। तो ये जो है 8 प्रकार के कारक होते हैं। अब इनके साइड में जो लिखा हुआ है ना, ये इनका विभक्ति चिन्ह है। मतलब कर्ता, अगर कहीं पर विभक्ति चिन्ह में ने लगा हुआ है तो उस ने को देखकर हमको पता चल जाएगा कि ये कर्ता कारक है या कर्म कारक है। ये सारा कुछ हमको पता कहाँ से चलेगा? तो ये सारा कुछ हमको इन विभक्ति चिन्ह के माध्यम से ही पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कारक विथ विभक्ति चिन्ह बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कर्ता ने कर्म को करण से श्रम प्रदान के लिए, प्लस को भी रहेगा इसमें, फिर अपादान से संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन में है अरे ओ। तो एक साइड का कारक है, एक साइड का विभक्ति चिन्ह है। अब इसको याद करने की आपको जरूरत क्यों है, ये आपको आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्ता कारक की। क्या होता है ना, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एक पूरा लंबा चौड़ा सेंटेंस दे देगा आपको और पूछे जाएगा कि ये किस प्रकार का कारक है। ठीक है, तो उस सेंटेंस को आप कैसे पता लगा पाएंगे? इन विभक्ति चिन्ह के माध्यम के। अगर किसी सेंटेंस में ने यूज हुआ है तो आपको अगर याद है कि ने किसका विभक्ति चिन्ह है, कर्ता का विभक्ति चिन्ह है, तो तुरंत आप वहां पर बता देंगे ये कर्ता कारक है। तो इसीलिए आपको विभक्ति चिन्ह याद करना है। ठीक, अब समझेंगे कर्ता कारक के बारे में। क्रिया को करने वाला, ठीक है, कर्ता कारक किसको कहते हैं? वह शब्द जिससे हमको क्रिया को करने वाले का बोध हो, मतलब कोई काम हो रहा है और उस काम को जिसके द्वारा किया जा रहा है उसका बोध हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कर्ता कहा जाता है। जैसे कि राम फल खा रहा है, फॉर एग्जाम्पल राम फल खा रहा है, तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है? फल खाने का हो रहा है, लेकिन फल खा कौन रहा है? राम खा रहा है। तो यहाँ पे जो राम है वो हमारा कर्ता हो जाएगा। तो समझ आया कर्ता का मतलब कि जो भी कर्म हो रहा है वो जिसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, जो भी क्रिया हो रही, चाहे खाने की, पीने की, सोने की, नाचने की, गाने की, ये सारा क्रिया है ना। तो ये जो क्रियाएं हैं वो जिसके द्वारा की जाती हैं उसको हम कर्ता कहते हैं। क्लियर है? अब इसका विभक्ति चिन्ह कौन सा है? तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने। अब देखिए एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं। पहला एग्जाम्पल है, कृष्ण ने सुदामा की सहायता की। क्या बोल रहा है? कृष्ण ने सुदामा की सहायता की। यहाँ पे देखो एक सेंटेंस जो हुआ है ने। अब मैंने बताया जहां पर भी आपको ने लिखा दिख गया, ठीक है, तो आप तुरंत आंसर ले लेंगे कि ने किसका विभक्ति चिन्ह है? कर्ता का विभक्ति चिन्ह है। तो आप वहां पर से आपको पता चल जाएगा ये कर्ता कारक है। ठीक, दूसरा एग्जांपल है, राम ने पत्र लिखा। राम ने पत्र लिखा, तो ने यूज हुआ ना, तो ने यूज हुआ मतलब ये कर्ता कारक है। तीसरा है, मैंने पुस्तक पढ़ा। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या बोल रहा है? मैंने पुस्तक पढ़ा। तो मैडम यहाँ पर तो ने है ही नहीं। बिल्कुल है, देखिए मैं के साथ में यहाँ पर ने लगा हुआ है। तो इस टाइप के सेंटेंस आपको कंफ्यूज करने के लिए मोस्टली पूछे जाते हैं, तो इसलिए एकदम ध्यान से समझेंगे। मैंने पुस्तक पढ़ा, ने तो लगा ही हुआ है ना बीच में, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा।
तो क्लियर हुआ कि आपको विभक्ति क्यों याद रखना है, इसी कारण से याद रखना है ये सारा विभक्ति चिन्ह कि कौन किसका विभक्ति चिन्ह है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कर्म कारक के बारे में। तो कर्ता कारक याद रहेगा, जो कोई काम को कर रहा है उसका बोध हो, वहां पे कर्ता कारक होता है। यूज क्या होना है इसके लिए, विभक्ति चिन्ह नहीं यूज होना है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कर्म कारक। अब कर्म कारक किसको कहेंगे, तो जिस व्यक्ति या वस्तु पर किसी क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब जिस वस्तु या जिस व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जैसे मैंने क्या बताया था, राम सेब खा रहा है ना, तो वहां पे कर्ता कौन बन गया था, राम, क्योंकि वो सेब खा रहा था। और यहाँ पे कर्म क्या हो जाएगा, सेब का एग्जाम्पल दी ना मैं, राम सेब खा रहा है। ठीक, तो इसमें राम वहां पे कर्ता हो गया था, तो यहाँ पे कर्म क्या हो जाएगा, सेब। क्यों, क्योंकि खाने की क्रिया हो रही है, लेकिन किस पर खाने की क्रिया हो रही है, सेब पर खाने की क्रिया हो रही है। तो जिस पर कर्म किया जाए वो कर्म कारक कहलाता है। क्या बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जो भी आप क्रिया कर रहे हो उसका प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो कर्म कारक होता है। और कर्म का विभक्ति मैंने क्या बताया, को, जहां भी आपको को लगा हुआ दिख जाए वो कर्म कारक होता है। जैसे माँ बच्चों को सुला रही है। ठीक है, सबसे पहले तो विभक्ति याद करोगे तो को दिख जाएगा, तो आप तुरंत आंसर ले लेंगे कि जो को है वो कर्म कारक है। बोल क्या रहा है, माँ बच्चों को सुला रही है, तो यहाँ पे कर्म क्या कर रही है, वो सुलाने का कर्म कर रही है। किसको सुलाने का कर्म कर रही है, तो बच्चे को सुलाने का कर्म कर रही है। तो इस कर्म का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मतलब बच्चे पर पड़ रहा है। यही जो परिभाषा है उसमें मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, अध्यापक बच्चों को पीटता है। सबसे पहले तो को दिख गया ना, को दिख गया मतलब ये कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, और इसका ये जो पीटने का काम कर रहा है उसका प्रभाव किस पर हमको दिखेगा, बच्चों पर दिखेगा, क्योंकि पीट किसको रहा है, बच्चों को पीट रहा है। तीसरा है राम को बुलाओ, को दिख गया मतलब ये कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, अब समझेंगे इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना उसमें कहीं कहीं पर विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे को देखकर आपने बताया कि ये कर्म कारक है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे बच्चे आपके सामने जिसमें ना तो ये ने यूज होगा ना को यूज होगा, कोई विभक्ति चिन्ह ही नहीं लगा होगा, लेकिन उस सेंटेंस को पढ़कर आपको अंदाजा लगाना है कि यहाँ पर कौन सा विभक्ति फिट बैठ रहा है। जैसे कि देखिए, सीता फल खाती है, क्या एग्जाम्पल है, सीता फल खाती है। अब यहाँ पर तो कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है, तो आप खुद लगा के देखो ना, अगर यहाँ पर मैं ने लगा दी, सीता ने फल खाती है, जम रहा है क्या, नहीं जम रहा है। तो सीता फल खाती है, तो सीता किसको खाती है, तो सीता फल को खाती है, मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा, को लग जाएगा। तो समझ आया, इस टाइप के सेंटेंस को आपको बना के देखना है। जहां पर विभक्ति नहीं वहां पे खुद से विभक्ति लगा के देखो, जो विभक्ति उसमें बैठ गया वही उसका कारक हो जाएगा। जैसे सीता फल खाती है, यहाँ पे क्लियर नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, सीता किसको खाती है, तो सीता फल को खाती है ना, तो को यहाँ पे लग गया मतलब ये कर्म कारक हो गया। जैसे कि ललिता सितार बजा रही है, तो ललिता किसको बजा रही है, तो ललिता सितार को बजा रही है, को साइलेंट है लेकिन को लगेगा। ठीक, नेक्स्ट है राम ने रावण को मारा। अब देखो एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पे आपको दो विभक्ति दिख रही है, एक तो ने दिख रहा है और एक को दिख रहा है। तो मैंने बताया था जहाँ ने यूज हो जाए वो क्या होगा, कर्ता होगा, और जहाँ को यूज हुआ वो कर्म हो गया। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जहाँ एक ही सेंटेंस में आपको एक से ज्यादा विभक्ति चिन्ह दिखे, जरूरी नहीं कि वो दो हो, वो तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, तो इस कंडीशन में जो सबसे लास्ट वाला विभक्ति चिन्ह होगा उसको आपको आंसर लेना है। लास्ट में चाहे कोई भी विभक्ति चिन्ह, अगर चार पांच विभक्ति चिन्ह भी है एक सेंटेंस में, तो सबसे अंतिम में जो विभक्ति चिन्ह लगा रहेगा उसको आपको आंसर लेना है। जैसे कि देखो यहाँ पे राम ने यूज हुआ है मतलब ये कर्ता कारक हो गया। फिर क्या है, रावण को,
को यूज हुआ मतलब वो कर्म कारक हो गया। मारा, इसके बाद कोई विभक्ति चिन्ह नहीं ना, तो हमारा लास्ट कौन सा हो जाएगा, ये को विभक्ति चिन्ह हो जाएगा। तो को से हमारा जो भी कारक बन रहा है वो हमारा कारक होगा, वो हमारा आंसर होगा। तो को से हमारा कर्म कारक बनता है, इस कारण से क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। तो याद क्या रखना है, अगर एक सेंटेंस में दो से ज्यादा विभक्ति चिन्ह आपने देखा तो जो सबसे अंतिम में विभक्ति चिन्ह यूज हुआ होगा उसको आपको आंसर लेना है हमेशा, ठीक है। अगर ऑप्शन में है तो जैसे मान लो यहाँ पे कर्ता कारक भी दिख रहा है और कर्म कारक भी दिख रहा है, लेकिन आपके पास ऑप्शन में कर्म कारक नहीं दिया है ना, सिर्फ कर्ता कारक दिया है, तो उस कंडीशन में आपको कर्ता कारक लेना है। ये जो मैं बता रही हूँ ट्रिक कि सबसे अंतिम वाला लेना है, ये कब लेना है, जब दोनों ही ऑप्शन में हो, कर्ता कारक भी हो और कर्म कारक भी हो, तब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो सबसे अंतिम वाला विभक्ति होगा उसको आप आंसर लेंगे। क्लियर है। लेकिन जब तक दो ऑप्शन सेम ना हो उसमें, तो जो भी ऑप्शन रहेगा उसको आपको आंसर लेना है। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहे, देखिए, गोपाल ने राधा को बुलाया, फिर से दो विभक्ति, गोपाल ने राधा को बुलाया। तो मैंने क्या बताया, जो अंतिम विभक्ति होगा उसको आंसर लेना है, अगर ऑप्शन में दोनों हो, नहीं है तो कोई इशू ही नहीं है, जो आपको ऑप्शन में दिखेगा उसको आंसर लेना। लेकिन अगर दोनों है ऑप्शन में तो जो अंतिम में विभक्ति लगा हुआ है उसको आपको आंसर लेना है। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कृष्ण ने कंस को मारा, फिर से दो विभक्ति, तो जो अंतिम विभक्ति वही लेंगे, को दिख रहा है अंतिम में तो कर्म कारक हो जाएगा। क्लियर। और अगर को नहीं लिया गया है, कर्म कारक ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा कर्ता कारक आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, उसने पत्र लिखा। अब देखो, उसने पत्र लिखा, अब यहाँ पर तो कोई विभक्ति ही नहीं दिख रही है, तब उसने किसको लिखा, तो उसने पत्र लिखा। अब यहाँ पे ने लगा हुआ है साथ में, दिख रहा है आपको, तो अगर ऑप्शन में आपका कर्ता कारक है, ने यूज है, तो आपको कर्ता कारक लेना है, ठीक है। लेकिन अगर कर्ता कारक नहीं है, कर्म कारक दिया हुआ है, तो आपका आंसर कर्म कारक भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे को आ जाएगा, उसने पत्र को लिखा। ठीक। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। अब समझना, जो कर्म कारक है उसके कुछ अपवाद भी है। एक तो साइलेंट रहेगा, ये समझ आ गया है, वहां पे आपको सेंटेंस देकर के खुद बताना है कि यहाँ पे कौन से कारक लगेगा। दूसरा अपवाद भी आपने याद रखना है। कौन कौन सा अपवाद याद रखना है, तो देखिए, अगर किसी सेंटेंस में आपको बुलाना, सुलाना, कोसना, जगाना, पुकारना, भागना और चारों ओर, ये सेंटेंस दिख जाए तो वो भी कर्म कारक के एग्जाम्पल्स होंगे। आपको जितना मैं अपवाद बता रही हूँ साथ में मेरे लिखते चलेंगे, और ये अपवाद को आपको याद ही रखना है, तभी आप एग्जाम में गलत करके नहीं आएंगे। नहीं तो आप अगर सिर्फ ये रूल्स याद रखते हैं, अपवाद याद नहीं रखते, तो आप वहाँ पर गलती कर देंगे। ठीक। तो जितना मैं बता रही हूँ, मैं जो जो नियम बता रही हूँ उसको लिखते चलिए आप मेरे साथ, अपवाद जो मैं बता रही हूँ उसको भी आप लिखते चलिए। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का। आई एम श्योर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन रूल्स जो मैं बता रही हूँ वो आपको याद होना चाहिए, अपवाद जो मैं बता रही हूँ वो आपको याद होना चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास लिखने का टाइम नहीं है, तो हमारा PDF भी आप पा सकते हैं। क्लियर। अब समझना, यहाँ पे अपवाद है मतलब जहाँ पर बुलाना, सुलाना, कोसना, जगाना, पुकारना, भागना, सब में ना ना लगा हुआ है, तो आप ना देखकर क्या करेंगे, उसको कर्ता कारक टिक कर देंगे, क्योंकि ना ने मतलब तो कर्ता कारक होता है, तो वो गलत हो जाएगा बच्चे। इसलिए आपको अपवाद याद रखना है। जहाँ भी पुकारना, बुलाना, सुलाना वाला चीज़ दिखे आपको, वो आपका कर्म कारक ही होगा, क्योंकि ये इसका अपवाद है। एक याद रखना, लास्ट में चारों ओर, चारों ओर सेंटेंस अगर आपको लिखा हुआ दिखे वो भी आपका कर्म कारक होगा। क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल में कुछ नहीं है, बस याद रखो जो अपवाद मैंने बताया वो याद होना चाहिए, बाकी जो एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको बता दिए। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सीधे, जिसमें आप विभक्ति से पहचान सकते हैं। एक आएगा जिसमें विभक्ति चिन्ह ही नहीं रहेगा, तो वहां पर आपको खुद सेट करना है कि यहाँ पे कौन सा विभक्ति चिन्ह फिट बैठ रहा है। ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शन लेना है। तीसरा मैंने क्या बताया, अगर एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा विभक्ति दिखे, ठीक है, तो सबसे लास्ट में जो विभक्ति चिन्ह दिखेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन में दोनों चीज साथ हो। लेकिन अगर एक चीज साथ है तो जो है आंसर वही आपको लेना है। क्लियर। और लास्ट अपवाद, अपवाद में अगर कहीं भी सेंटेंस में आपको बुलाना, चलाना, पूछना, पुकारना, ये सारा कुछ दिख जाए तो वहां भी आपका कर्म कारक होगा। ठीक। नेक्स्ट है आपका करण कारक। करण कारक, अब देखो, जिसके द्वारा
कोई काम लिया जाता है उसे करण कारक कहा जाता है। मतलब साधन की बात हो रही है, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा आप कोई काम कर रहे हो वो करण कारक कहलाता है। जैसे एप्पल को मैंने काटा, है ना, मैंने एप्पल को काटा, तो मैंने एप्पल को तो काट दिया, लेकिन काटा किससे? काटा तो चाकू से ना। तो ये जो चाकू होगा ये वो साधन होगा जिसके द्वारा हम एप्पल को काट रहे हैं। ठीक, तो यही हमारा करण कारक होता है। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। सबसे पहला चीज तो विभक्ति चिन्ह याद रखोगे आप। इसका क्या है? करण कारक। करण कारक का विभक्ति क्या होता है? से। ठीक है, जहां भी आपको से लगा हुआ दिख जाए वो करण कारक है। प्लस इसका एग्जाम्पल मैंने जो बताया वो भी आपको याद रखना है। क्या बताई? कि जिसके द्वारा, है ना, साथ में से। तो पहला बोल रहा है बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। अब यहाँ पे आपको से दिख रहा है, तो से किसका विभक्ति चिन्ह होता है भाई? करण का विभक्ति चिन्ह होता है। ये आपने याद रखना है। दूसरा बोल रहा है बच्चा बोतल से दूध पीता है। से यूज हो गया, करण कारक है। नेक्स्ट है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। फिर से मतलब यह भी हमारा करण कारक है। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। से करण कारक है। नेक्स्ट, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखो यहाँ पे तीन तीन विभक्ति चिन्ह दिख रही है। एक तो ने दिख गया, मतलब ये कर्ता कारक हो गया। रावण को दिख गया, मतलब कर्म कारक हो गया। और बाण से दिख गया, मतलब करण कारक हो गया। तो मैंने क्या बताया? इस टाइप के सिचुएशन में जो सबसे अंतिम में होगा उसको आपको आंसर लेना है। तो से किसका है? करण का है। ठीक, नेक्स्ट, सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है। सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है। तो से यूज हुआ है ना, से यूज हुआ है, मतलब ये हमारा क्या होगा? करण कारक होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, इसके भी अपवाद हैं। करण कारक के भी कुछ अपवाद बताए जा रहे हैं। कौन कौन से अपवाद बताए जा रहे हैं? तो देखिए, साथ और अंग विकृत। अपवाद में क्या याद रखना है? एक तो से आपको याद रखना है, जहां भी से लगा हुआ दिख जाए तो आप वहां पे कर सकते हैं करण कारक। इसके अलावा इसका अपवाद में क्या याद रखना है? जिस भी सेंटेंस में आपको साथ लगा हुआ दिख जाए वो आपका करण कारक है। प्लस एक वर्ड यूज जो है अंग विकृत। अंग विकृत मतलब क्या होता है? अंग विकृत मतलब आप समझ सकते हैं अपंग की बात हो रही है। कोई विकलांग हो सकता है, कोई अपंग हो सकता है, तो उसको हम एक सेंटेंस में अंग विकृत कह देते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इसके लिए ट्रिक क्या याद करेंगे? तो आपको याद रखना है, करण कारक के बारे में मैं आपको अपवाद बता रही हूं ना, तो इसके लिए ट्रिक याद रखिए कि करण से याद रखना है करण। एक मूवी आई थी ना करण अर्जुन की, तो उसमें करण अर्जुन क्या करते थे? करण अर्जुन साथ साथ रहते थे। उसमें करण कौन बना हुआ था, अर्जुन कौन बना हुआ था? सब देखे होंगे इस मूवी को। सलमान खान और शाहरुख खान की मूवी थी, है ना, करण अर्जुन, जिसमें एक तो फेमस डायलॉग था। कौन सा डायलॉग था? मेरे करण अर्जुन आएंगे, ऐसा कुछ डायलॉग था उसमें। ठीक है, तो उसी करण की मैं बात कर रही हूँ। तो करण कारक के लिए ट्रिक क्या याद रखना है कि करण और अर्जुन दोनों साथ साथ रहते थे। फिर ठाकुर आया और उसने उसके अंग काट दिए, हाथ पैर काट दिए। बस इतना ट्रिक आप लोग याद रख लो, क्योंकि करण है तो करण से आसानी से आप ट्रिक याद रख सकते हैं कि करण अर्जुन साथ साथ रहते थे। फिर ठाकुर आया, उसने उनके अंग काट दिए। मतलब जहां भी आपको साथ दिख जाए और अंग कटा हुआ दिख जाए, है ना, विकलांग किसको बोलेंगे? अंग कटा हुआ, जिसके पैर नहीं है, जिसके आंख नहीं है, जो गूंगा है, कुछ भी हो सकता है, अपंग विकलांग जो भी। तो जहां पर अपंग विकलांग वाला चीज आपको दिखे वो आपका करण कारक होगा। माइंड में सेट कर लो, जहां भी विकलांग वाला चीज दिख जाए, विभक्ति चिन्ह चाहे जैसा भी लगा है, लेकिन जहां भी आपको विकलांग वाला चीज दिख जाए कि ये कानी है या ये लंगड़ा है, कुछ भी, तो विकलांग दिख गया मतलब वो आपका करण कारक होगा। प्राथमिकता में हमेशा आपको इसी को देना है कि लंगड़ा कौन सा है, अंधा कौन सा है, ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, अब समझो, जैसे कि राहुल मामा जी के साथ गांव गया। अब क्या है? राहुल मामा जी के साथ गांव गया। अब यहाँ पे से तो नहीं यूज है। आप बोलोगे मैडम विभक्ति चिन्ह तो से लगा ही नहीं है, फिर हम क्या करें? तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, इसमें जो अपवाद दिख रहा है साथ यूज हुआ है ना, मैंने अपवाद में बताया ना, साथ जहां यूज हो जाए और अंग विकृत जहां पे दिख जाए वो क्या होगा? आपका करण कारक होगा। तो इसमें साथ दिखा ना, तो जो साथ दिख गया मतलब ये करण कारक हो गया। दूसरा बोल रहा है सुनैना दोनों आंखों से विकलांग है। मतलब क्या? सुनैना को नैना ही नहीं है ना, सुनैना दोनों आंखों से विकलांग है, मतलब विकलांग आ गया। विकलांग जहां भी दिख
गया वो क्या हो जाएगा आपका करण कारक हो जाएगा। तो क्लियर है, अपवाद भी आपने याद रखना है साथ साथ। नेक्स्ट देखते हैं शम प्रदान कारक के बारे में। शम प्रदान कारक, अब देखो सबसे पहले तो शम प्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, तो शम प्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए, एक के लिए और एक होता है को। ठीक, तो ये दोनों सेंटेंस याद रखना है। अब समझना, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिससे कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को शम प्रदान कहते हैं। एक लाइन में याद रखो, जिस भी सेंटेंस को पढ़कर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर दान देने की बात हो रही है ना, किसी को हम दान दे रहे हैं, सेंटेंस पहले पढ़ना, सेंटेंस पढ़कर अगर आपको लगे कि यहाँ पर दान देने की बात हो रही है या दान लेने की बात हो रही है, तो वहाँ पर शम प्रदान कारक होता है। बस ये याद रखो, दुनिया भर का चीज़ नहीं याद रखना, बस ये याद रखो कि जहां पर भी आपको दान देने का बात हो वहां पर शम प्रदान कारक होता है। और एक विभक्ति याद रख ले, क्योंकि विभक्ति का मतलब क्या होता है, के लिए और को, ये दो चीज आपको जहां दिख जाए वहां पर शम प्रदान कारक होता है। कैसे, एग्जांपल में देखते हैं। सबसे पहले, लोगों ने सरपंच चुनाव के लिए मतदान किया, के लिए आ गया, तो के लिए किसकी विभक्ति चिन्ह होती है, शम प्रदान की विभक्ति चिन्ह होती है। प्लस यहाँ पे ने भी तो दिख रहा है, लेकिन अंतिम में जो है उसको लेना है ना। दूसरा क्या बोल रहा है, राहुल ने भिखारी को दान दिया, तो सबसे पहले आपको प्राथमिकता किसको देनी है, दान को देनी। जहां भी दान देने दान लेने की बात आ रही है वहां पे हमेशा शम प्रदान कारक होगा। ये सेट रखो माइंड में बस, इसके अलावा विभक्ति चिन्ह याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक, तीसरा बोल रहा है गरीबों को खाना दो। अब ये सेंटेंस आप जैसे ही पढ़ेंगे, गरीबों को खाना दो मतलब कौन सा भाव आएगा, हाँ दान देने के लिए बोल रहा है वो, गरीबों को खाना देने के लिए बोल रहा है मतलब दान देने के लिए बोल रहा है। तो दान वाला यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आपको ये पढ़कर आपके अंदर से फीलिंग आती है ना कि क्या उभर के आ रहा है इस सेंटेंस से, दान देने के लिए हमको बोल रहा है। तो जहां भी दान वाली फीलिंग है, चाहे लिखा हो ना लिखा हो, तो वहां पर आपको एकदम आंख बंद करके टिक कर देना है कि शम प्रदान कारक है। क्लियर। आगे देखिए, सोहन फल खरीदने बाजार गया, सोहन फल खरीदने बाजार गया। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर क्या है, विलुप्त है, विभक्ति ही विलुप्त है, यहाँ पर कोई विभक्ति ही नहीं दिख रही है आपको, है ना, तो आपको खुद बनाना है। तो सोहन किस लिए बाजार गया, तो सोहन फल खरीदने के लिए बाजार गया, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, के लिए आ रहा है, या फिर सोहन फल खरीदने को बाजार गया। तो को या के लिए जहां भी सेट हो जाए वो आपका क्या हो जाएगा, शम प्रदान कारक हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया, इस टाइप से आपको याद रखना है। ठीक, तो शम प्रदान में दो चीजें, एक तो विलुप्त होने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो किसी भी कारक में दे देगा, वहां आपको खुद अपना माइंड यूज करके वहां पे लगा के देखना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, और उसको आप बना कब पाएंगे, जब आपको विभक्ति चिन्ह याद होगा। ठीक है, बाकी शम प्रदान के लिए सिर्फ दान याद रखो, जहां दान देने लेने वाला फीलिंग आए ना आपको, वो शम प्रदान है। ठीक, नेक्स्ट है आपका अपादान कारक। अब अपादान कारक के बारे में क्या याद रखना है, तो सबसे पहले तो अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है, उसकी विभक्ति होती है से। ठीक, अब देखना, किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए वहां अपादान कारक होता है, समझेंगे। जहां पर भी किसी वस्तु को, मतलब कोई सेंटेंस आप पढ़ रहे हो, ठीक, उस सेंटेंस को पढ़ के आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अलग होने का बोध हो रहा है, तो वहां पर आपका अपादान कारक होता है। सबसे पहले तो विभक्ति इसकी से होती है, दूसरा अलग होने का बोध हो रहा है, मतलब वहां अपादान कारक होगा। जैसे एग्जाम्पल, दुल्हा घोड़े से गिर पड़ा, दुल्हा घोड़े से गिर पड़ा, तो सबसे पहले तो ये से है ना, तो आपके मन में आ रहा होगा मैडम से तो करण कारक में भी था, इसीलिए मैं समझा रही हूँ, से तो करण कारक में भी आपको मिलेगा, लेकिन से के साथ साथ आपको उस सेंटेंस को पढ़ के अलग होने का भाव आए, वहां पर आपका कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। जैसे घोड़ा दूल्हे से गिर पड़ा, मतलब अभी तक दूल्हा कहाँ बैठा हुआ था, घोड़े में बैठा हुआ था, अब क्या हुआ, दूल्हा घोड़े से गिर गया, मतलब वो घोड़े में बैठा था तो घोड़े से अलग हो गया ना, अलग होने की फीलिंग आई। तो जहां पर से के साथ साथ आपको अलग होने की फीलिंग आए वहां पर अपादान होगा। क्लियर। दूसरा क्या बोल रहे, देखो, हिमालय से गंगा निकलती, मतलब अभी तक हिमालय कहाँ थी, अभी तक गंगा कहाँ थी, हिमालय में थी, लेकिन हिमालय से गंगा निकल के बाहर आ गई, मतलब हिमालय से अलग हो गई ना, तो अलग होने का बोध हुआ यहाँ पे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका अपादान हो जाएगा, प्लस यहाँ पे से भी लगा हुआ है। ठीक, तीसरा क्या बोल रहा है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, से यूज हो रहा है, प्लस सेंटेंस पढ़ना, बिल्ली छत
से कूद पड़ी, मतलब अभी तक वो कहाँ थी, अभी तक वो छत में थी, अब छत से वो कूद गई, मतलब छत से अलग हो गई ना। तो जहां पर अलग होना है, दिख गया कि सेंटेंस में अलग होने का बोध हो रहा है, प्लस से लगा हुआ है, वो आपका अपादान हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बोल रहा है चूहा बिल से बाहर निकला, से यूज हुआ है, प्लस चूहा बिल से बाहर निकला। चूहा अभी तक कहाँ था, बिल में था, अब वो बाहर निकल के कहीं और जा रहा है, मतलब बिल से अलग हो रहा है ना, तो बस चूहा बिल से बाहर निकला, मतलब ये क्या हो जाएगा, अलग होने का बोध हो रहा है, मतलब ये अपादान कारक हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बोल रहा है इसमें भी अपवाद है, कुछ अपवाद है जो आपने याद रखने हैं। क्या, यदि कहीं पर अलग होना, जो मैंने बताया, डरना, दूरी, शर्माना या तुलना करना आदि का पता चले, वहां अपादान होता है। मतलब अगर सेंटेंस से आपको अलग होने का बोध हो रहा है तो मैंने बताया वो तो अपादान होगा ही, लेकिन इसके अलावा अगर किसी सेंटेंस को आप पढ़ रहे हो जिसको पढ़ने से आपको डर वाली फीलिंग आ रही है कि हाँ ये बच्चा इससे डर है, जैसे मैं शेर को देखकर बेहोश हो गया, तो शेर को देखकर आप कैसे बेहोश हो गए, डर के मारे बेहोश हो गए ना, तो डरने वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे, तो डर वाली जहां पर फीलिंग आ जाए वो भी क्या हो जाएगा, आपका अपादान हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा दूरी, अगर दूरी बता रहे सूर्य चांद से इतने किलोमीटर की दूरी पर है, ये लिखा हुआ है, तो दूरी पता चल रही है, तो जहां दूरी पता चल रही वो भी अपादान होगा। तुलना, तुलना हो रहा है जहां पे, जैसे सीता गीता से ज़्यादा सुंदर है, या फिर ये ड्रेस इस ड्रेस से ज़्यादा अच्छी है, या फिर राम सोहन से हाइट में बड़ा है, तुलना हो रहा है ना, तो जहाँ भी तुलना होने वाला आपको सेंटेंस दिख जाए वहाँ पर भी अपादान होगी। क्लियर है। तो ये पॉइंट्स आपको अपादान में याद रखना है, एक तो अलग होने का बोध हो, एक डर का बोध हो, एक दूरी का पता चले और तुलना का बोध हो, वहाँ पर अपादान क्रिया होगी। ठीक। एग्जाम्पल देख लें। देखिए एग्जाम्पल में जैसे सुरेश मास्टर जी से डरता है, एक तो यहाँ पे से भी यूज हो रहा है ना, आप देख सकते हैं, और बोल रहा है डरता है, तो डर यूज हो रहा है, तो डर यूज हो रहा है मतलब क्या होगा, अपादान होगा। दूसरा बोल रहा है सीता अपनी बहन से अधिक सुंदर है, मतलब तुलना पता चल रहा है, तुलना कर रही है ना वो कि सीता अपनी बहन से अधिक सुंदर है, तुलना हो रहा है कि नहीं, तो जहां तुलना होने का बोध हो जाए वो भी आपका अपादान होगा। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी बहुत दूर है, दूरी का बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब अपादान होगा। नेक्स्ट रोहन गांव से शहर घूमने आया, अब बताओ रोहन गांव से शहर घूमने आया, मतलब अलग होने का बोध हो रहा है ना, रोहन अभी तक कहाँ था, गांव में था, लेकिन अब वो शहर चला गया, मतलब गांव से अलग होकर वो शहर चला गया। ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा अपादान हो जाएगा। तो क्लियर हुआ किस टाइप से याद रखना है, तो हर एक पॉइंट आपने याद रखनी है, विभक्ति चिन्ह तो याद रखना ही है, प्लस जो अपवाद मैं बता रही हूँ वो भी आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे संबंध कारक, नाम से ही क्लियर है, जिस भी शब्द को देखकर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, दोनों के बीच में संबंध बताया जा रहा है, वहां आपका संबंध कारक हो जाएगा। सीधे एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अच्छा विभक्ति बता दूं आपको पहले, विभक्ति में इसमें का के की आएगा, रा री रे आएगा, ना नी ने आएगा, पूरे 9 वर्ड्स आपने याद रखने, का के की, रा री रे, ना नी ने। ठीक। ये विभक्ति चिन्ह हो गया। संबंध है मतलब संबंध के बारे में बोध होगा, बस और कुछ नहीं याद रखना है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेना के जवान आ रहे हैं, के यूज हुआ है भाई, और के हमारी विभक्ति है, किसकी, संबंध की। एक तो ये याद रखो। दूसरा सेंटेंस पढ़िए, क्या बोल रहा है, सेना के जवान आ रहे हैं, किसके जवान आ रहे हैं, सेना के जवान आ रहे हैं, मतलब सेना और जवान के बीच में संबंध हो रहा है ना, जवान किसके हैं, सेना के हैं, संबंध पता चल रहा है, तो जहां संबंध पता चल गया वहां संबंधवाचक होगा। नेक्स्ट बोल रहा है यह कपिल का ममेरा भाई है, मतलब भाई है, रिलेशन पता चल रहा है, संबंध पता चल रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम होगा, सॉरी संबंधवाचक कारक होगा ना। नेक्स्ट बोल रहा है यह अरविंद की पुस्तक है। अब देखो पुस्तक में नाम लिखा गया कि अरविंद की पुस्तक है, तो अरविंद और पुस्तक के बीच में संबंध बना कि नहीं बना, एक संबंध बन जाता है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, प्लस इसके साथ साथ विभक्ति चिन्ह अगर आपको याद है तब तो फिर कोई इशू ही नहीं है, की यूज हो रहा है, मतलब ये संबंधवाचक कारक में यूज होता है। ठीक। नेक्स्ट बोल रहा है अधिकरण कारक, संबंध के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि एकदम ईजी है संबंध कारण, जहाँ से भी संबंध का पता चले प्लस विभक्ति चिन्ह आप याद कर लीजिए, वहाँ पे आपका संबंध कारक हो जाएगा। ठीक। फिर बोल रहा है अधिकरण कारक के बारे में, तो अधिकरण कारक में 2 विभक्ति आपने याद रखनी है, एक तो में याद रखना है, एक पर याद रखना है। ठीक। देखिए
शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार ज्ञात होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। मत याद रखो, इतना लंबा चौड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या याद रखो, विभक्ति में और पर। जिस भी शब्द में आपको में और पर दिख जाए वहां पे आपका अधिकरण कारक होगा। कैसे देखते हैं। राहुल छत पर खेल रहा है, पर यूज हो गया यहाँ पे, तो पर किसकी विभक्ति है, अधिकरण की विभक्ति है। दूसरा बोल रहा है सुरेश मैदान में खेल रहा है, में किसकी विभक्ति, अधिकरण की विभक्ति। पेड़ पर कोयल बैठी है, पर यूज हो रहा है भाई, तो पर किसकी विभक्ति, अधिकरण की विभक्ति। ठीक, ये आधार बेस ज्ञात होता है, ये सब नहीं पढ़ना है, वो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। याद क्या रखेंगे इसमें, मेन जो इसकी विभक्ति वो याद रखो, सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसके भी अपवाद है। क्या बोल रहा है, कहीं कहीं पर विभक्ति का लोप होता है, जैसे सारे कारक के साथ होता है, इसमें भी होता है, तो उसकी जगह पर विभक्ति का लोप होगा, लेकिन उसकी जगह पर सेंटेंस भी लिखा होगा। कौन सा सेंटेंस लिखा होगा, तो या तो किनारे लिखा होगा, या यहाँ वहाँ लिखा होगा, या समय लिखा होगा। तीन चीज याद रखना है। अगर अधिकरण है उसमें विभक्ति नहीं लिखा हुआ है, विभक्ति मतलब में यहाँ पर शब्द यूज नहीं हुआ है, लेकिन उसकी जगह पे क्या यूज हुआ है, किनारे शब्द यूज हुआ है, या फिर यहाँ वहाँ शब्द यूज हुआ है, या फिर समय का बोध हो रहा है, तो वो हमारा अधिकरण होता है। ये अपवाद याद रखना है आपको। ठीक, देखिए जैसे कि मैं संध्या में, संध्या मतलब किसी लड़की का नाम नहीं है ना, शाम की बात कर रहा है। ठीक, मैं संध्या में गंगा किनारे जाता हूँ। ठीक है, मैं संध्या में गंगा किनारे जाता हूँ, मतलब मैं शाम को गंगा के किनारे जाता हूँ। किनारे दिखा तो किनारे यूज हो गया, मतलब ये हमारा अधिकरण हो गया। ठीक, दूसरा है जिस समय वह आया था उस समय मैं नहीं था, मतलब वो 9 बजे आया था लेकिन मैं 9 बजे नहीं था। समय का बोध हो रहा ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हमारा अधिकरण हो जाएगा। फिर वह सभा होने जा रही है, वहाँ सभा होने जा रही है, तो जहाँ भी यहाँ दिख जाए वहाँ दिख जाए, क्या होगा, अधिकरण होगा। ठीक है, ये जो मैं ट्रिक्स आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत सारे रूल्स को तोड़ मोड़ कर बनाया गया आपके लिए, क्योंकि रूल्स अगर आप देखने जाएंगे तो बुक में इतने सारे आपको रूल्स मिल जाएंगे, जिसको पढ़ते पढ़ते जो याद है वो भी आप भूल जाओगे। इसलिए पूरा रूल्स आपने नहीं याद रखना, सिर्फ जितने रूल्स मैं बता रही हूँ, जिस वे में मैं आपको समझा रही हूँ, उसी लेआउट में आपको याद रखना। ठीक है, क्लियर है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ बस वही याद रखो। अगर किसी के मन में इच्छा है कि मैडम हिंदी व्याकरण के बुक में तो इससे भी अच्छा दियोगे, तो बिल्कुल आप जाकर के ग्रामर का एक बार बुक निकाल कर तो देखिए, वहाँ आपको नियम के इतने सारे मेथड दिखेंगे कि आपका दिमाग ही घूम जाएगा। तो हिंदी ग्रामर का बुक यूज कीजिए, लेकिन किसके लिए, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। रूल्स जो मैं बता रही हूँ वो आपने याद रखना है। रूल्स जो भी मैं बता रही हूँ वो आपको याद रखना है। जो मैं ट्रिक बता रही हूँ, जो मैं अपवाद बता रही हूँ, वो आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा कोई रूल्स नहीं पढ़ोगे, क्योंकि सारे रूल्स को तोड़ मोड़ कर ये ट्रिक बनाई गई है। ठीक है, करना क्या है हिंदी ग्रामर के बुक से, अगर आप चाहते हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना उतना प्रैक्टिस कीजिए आप। उसके बाद फिर आप बना कर देखिए, और हर एक सेंटेंस में जो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ वो यूज़ करो, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे। क्लियर है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी टफ सब्जेक्ट है, लेकिन उतना भी टफ सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, रूल्स अगर आपको सही से पता है, एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ, तो कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए टफ नहीं है। दूसरा चीज़, मेरी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो जो बच्चे मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, कमेंट में पढ़ना चाहते हैं मैम ऐसा करके आप रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का पता ही होगा। नहीं भी होगा तो स्क्रीन में आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं मेरी लाइव क्लास में। और फीस भी ज़्यादा नहीं रखी गई है, फीस के बारे में भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप एफर्ट कर सके उतना ही फीस रखा गया है। कोई 20,000, 15,000, 10,000 फीस नहीं रखा गया है, मंथली के हिसाब से रखा गया है, तो बहुत ही आसानी से आप एफर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि घर बैठे बैठे सारा सब्जेक्ट का तैयारी मैं खुद आपको करवाऊंगी, हर एक सब्जेक्ट का तैयारी, वो भी इसी टाइप से, जिस टाइप से अभी मैं पढ़ा रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनसे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पहुंच गए हमारे संबोधन कारक में। तो संबोधन कारक के लिए ना क्या करना, सिर्फ एक चीज याद रखना, जहां भी संबोधन कारक अगर आपका सेंटेंस दिया है तो वहां पर कुछ इस प्रकार का चिन्ह बना होगा। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस है उसमें आपको ये वाला चिन्ह दिख जाए, मतलब वो संबोधन कारक है। कोई रूल्स मत याद रखो, कोई नियम मत याद रखो, सिर्फ क्या याद रखो, ये चिन्ह। अगर ये चिन्ह आपको दिख जाए ना, मतलब उसको पढ़ो भी मत, उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं उस सेंटेंस को। ये चिन्ह दिख गया मतलब आपको संबोधन
कारक टिक करके वहाँ से आगे बढ़ जाना है, ठीक है। लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है तो क्या बोल रहा है, लेकिन याद क्या रखो, सिर्फ ये चिन्ह, जहाँ ये चिन्ह दिख जाए आपको संबोधन कारक टिक करके आ जाना है, क्योंकि ये चिन्ह सिर्फ संबोधन कारक में दिखेगा आपको, बाकी कहीं भी नहीं दिखेगा, ठीक। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बुलाने या पुकारने का बोध हो, जहाँ पर पुकारने, चेतावनी देने या ध्यान बैठाने के लिए जब संबोधित किया जाता है तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन मतलब क्या समझते हो, संबोधन मतलब किसी को बुलाना, संबोधित करना, ठीक है। तो या तो आप उसको बुलाना बोल सकते हो, या उसको पुकारना बोल सकते हो, या उसको चिल्लाना बोल सकते हो। तीनों का मतलब एक ही है लेकिन अंतर भी है। बुलाना मतलब आप एकदम प्यार से बुलाओगे कि सुन रहे हो, थोड़ा सा आओगे, ठीक है। और चिल्लाना मतलब आप उसको चिल्ला कर बुलाओगे, अरे सुनाई नहीं दे रहा, आओगे, तो ये अंतर है, ठीक। तो संबोधन मतलब बुलाना, पुकारना, चिल्लाना, और एक चीज ध्यान बटाना। अगर कोई व्यक्ति एक ही जगह पे ध्यान केंद्रित किया हुआ है तो आप अपने बात के माध्यम से उसका ध्यान केंद्रित करते हो, अरे सुनो तो, ध्यान केंद्रित हो गया ना, बेचारे का अच्छा खासा टीवी देख रहा था। तो यही है, ध्यान केंद्रित होने के लिए जो वर्ड यूज होता है, सेंटेंस को देखकर अगर आपको लगे कि ये ध्यान केंद्रित करने के लिए यहाँ पर शब्द यूज किया गया है तो वहाँ आपका संबोधनवाचक होगा, ठीक। देख लेते हैं, जैसे कि हे भगवान, उसके बाद कौन सा चिन्ह दिख रहा है, संबोधन का चिन्ह। संबोधन का चिन्ह लगा ही होगा तभी वो संबोधन कारक होगा। तो हे भगवान के बाद चिन्ह दिख गया ना, हाँ, तो बस उसको आप टिक कर देना संबोधन कारक, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपके पास बहुत टाइम है, पढ़ सकते हो। क्या बोल रहा है, हे भगवान, उसका क्या होगा, भगवान को बुला रही है, वो पूछ रही है उससे, पुकार रही है कि उसका क्या होगा, मतलब ये क्या हो गया, संबोधन कारक हो गया। दूसरा, अरे, फिर चिन्ह दिख रहा है संबोधन का, मतलब संबोधन वाचक है। जितेंद्र कहाँ गया, मतलब वो चिल्ला रही है कि जितेंद्र कहाँ गया, ठीक, चिल्लाने का बोध हो रहा है ना, मतलब संबोधन कर रही है, वो भी क्या होगा, संबोधन कारक हो जाएगा। फिर अरे भाई कहाँ भागे जा रहे हो, प्यार से बोल रहा है, पूछ रहा है वो कहाँ भागे जा रहे हो, लेकिन संबोधनवाचक चिन्ह आपको दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका संबोधन कारक हो जाएगा। तो इस प्रकार से 8 कारक हमने देख लिया। मुझे विश्वास है आपको ये पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर से बोलूँगी, रूल्स ट्रिक्स जितना मैंने बताया आपको नोट डाउन करना है। टाइम नहीं है लिखने का तो मुझसे आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन सारा का सारा रूल्स आपको याद करना है। वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट कर जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो विजिट कर रहे हैं अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम पे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। प्लस 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 आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ मैं जिसके आंसर आपको बताने हैं, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन 2 है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, भूखों को अन्न देना चाहिए। क्या बोली पहला क्वेश्चन, भूखों को अन्न देना चाहिए, ये किस प्रकार का कारक है, रिप्लाई करके बताना है। दूसरा है, वह सांप से डरता है, वह सांप से डरता है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका भी रिप्लाई आपको जरूर से करना है। सभी का आंसर अपेक्षित है जिससे मेरे को पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन। अगर कोई बच्चा लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो डायरेक्ट स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच।